जो फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, उसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे महसूस करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो नियम को पढ़ेंगे। और कुछ अपवर्तनांक क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, मतलब दो माध्यमों का अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, ये भी हम इसमें जो है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है हमारा आज का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। पारदर्शी माध्यम आपको पता होगा, जिस माध्यम से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आसानी से जो है आर पार हो जाती हैं, उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग में सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश का अपवर्तन होता है सिर्फ पारदर्शी माध्यम में ही होता है, अपारदर्शी माध्यमों में या फिर अर्ध पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन का जो है वो क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो प्रकाश की किरण है वो दो माध्यमों में चलती हैं, एक विरल माध्यम में और एक सघन माध्यम में। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो जो होती हैं अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो वो प्रकाश से दूर चली जाती हैं। अब विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है और जिसमें जो हवा में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम क्या होता है, जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है और जिसमें जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो है हमारा एक फिगर बना है, इसमें आपको दिखाया गया है कि जैसे ये हमारा एक तल है और ये हमारा एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब किरण प्रवेश करती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जब वो जो होती है अपवर्तित हो जाती है तो अपवर्तित होने के बाद जो किरण मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर अपवर्तित किरण गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब होता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है, जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से शो करते हैं। और अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है उसके बीच का जो कोण होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से शो करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में जा रही है। वायु हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम। तो जब जो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और इसमें देखिए कि जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब है कि जब वो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि वो सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिघटनाएं आपको बताते हैं जो आप अपने घरों में भी देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शीशे के ग्लास में अगर आप पेंसिल डालेंगे तो आपको पेंसिल या चम्मच डाल सकते हैं, तो पेंसिल या चम्मच जो होती है वो आपको थोड़ी सी जो है मुड़ी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो वो मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी के कारण हमें जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई नज़र आती है। इसी तरह से अगर हम शीशे के ग्लास में सिक्का रखेंगे तो सिक्का जो होता है वो नीचे के तल पे ना दिखाई पड़ के हमें थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और अगर हम उसमें नींबू रखेंगे तो नींबू जो होता है वो भी क्या होता है, अपने वास्तविक आकार मतलब जो उसका आकार होता है उससे थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है।
तो ये थे हमारे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड घटनाएं जो हम अपने घर पे देख सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। अभी हमने बताया कि आपतित किरण होती है जो अभिलंब पे आपतन बिंदु पर गिरती है। दूसरा अपवर्तित किरण होती है जो अपवर्तन होने के बाद हम मिलती है। और तीसरा आपतन बिंदु होते हैं। ये तीनों ही जो चीज़ें होती हैं वो अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही कागज के तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की तो ज़रूरत है ही है। तो दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए मतलब प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो आपको पता है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर एक ही रंग का प्रकाश होता है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि आपतन कोण का साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि जो साइन आर होता है, उनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, अगर हम आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक यानी कि कांस्टेंट। यानी कि ये जो होता है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो होता है हमेशा क्या होता है, एक ही नियतांक होता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इस नियम में क्या होता है, ये जो नियतांक हमें मिला है इसे हम क्या कहते हैं, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति अपवर्तांक कहते हैं। इसे हम n से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, यानी कि वायु से जो है कांच में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया है। तो ये जो विचलन होता है वो जो माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चालों पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश की गति जो होती है वो घटती है तो अपवर्तनांक बढ़ता है, और प्रकाश की गति जो होती है बढ़ती है तो अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, मतलब अपोजिट होता है। तो अब हमें निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, ना तो हवा है, ना ही कांच है और ना ही जल है। ठीक है, नेक्स्ट है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण निर्वात से जाती है और फिर वो किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात में जो उसका कोण बन रहा है उसका साइन, और जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उसमें जो कोण बन रहा है उसका जो साइन होता है, उन दोनों के जो होते हैं उसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम n से शो करते हैं। तो इसे हम n से शो करते हैं। आपको पता है अपवर्तनांक को हम n से शो करते हैं। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है। जो भी अपवर्तनांक होता है, अभी हमने बताया था अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है तो अपवर्तनांक कम हो जाता है, और प्रकाश की चाल कम होती है तो अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, n निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। इसी तरह से अगर हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल में प्रकाश की चाल अपॉन जो है कांच में प्रकाश की चाल। इसी तरह से दो मीडियम में हम उसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हमारा था निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण OA, ये देखिए OA किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अब सघन माध्यम से कांच से वायु में जा रही है, यानी कांच सघन है और वायु विरल है। तो हमें पता है कि जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी
तो इसका अधिकांश भाग जो होता है वो AB जो होता है वो अपरिवर्तित हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ जो प्रकाश का पार्ट होता है वो परिवर्तित हो जाता है और कुछ जो पार्ट होता है वो ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो अपरिवर्तित होता है। यानी कि अगर वो कांच से वायु में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हटती जाएगी। तो यानी कि जो हमारा अपवर्तन कोण है R, ये I से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब अगर हम जो I को धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे तो R जो है वो और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम अपवर्तन कोण को बढ़ाते जाएंगे जो है आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा अपवर्तन कोण जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो I है यानी कि अपवर्तन को जो आपतन कोण है इसको बढ़ाने पर भी जो R है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो उसमें कोई भी मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा। I को बढ़ाने पर भी R में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। वो जो होगा वो हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। R जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस समय जो I है उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। यानी कि वो कोण जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है, वो अपवर्तन कोण जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, उसे हम C से जो होता है वो शो करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि अगर हम जो आपतन कोण को और बढ़ाते जाएंगे, अब हमारा जो R है अपवर्तन कोण वो 90 डिग्री का हो गया। अब जो है I जो है वो क्रांतिक कोण में परिवर्तित हो गया। अब हम I को और भी बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो प्रकाश है वो अपवर्तित ना होकर पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है, ये दिखाया गया है। तो इस समय जो होता है इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब क्रांतिक कोण में परिवर्तित होने के बाद जब आपतन कोण को और भी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो उसके लिए जो अपवर्तन कोण होता है वो जो होता है उस समय क्या होता है, अपवर्तन कोण बढ़ता ही नहीं है। तब क्या होगा कि जो प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं, प्रकाश का पूरी तरह से क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब ये दो कंडीशंस होती हैं, या जब प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। और जब आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। ये दो कंडीशन जो होती हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है। अब हमारा है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। यदि जो है हमारा विरल माध्यम है उसे हम 1 से शो करें और सघन माध्यम को 2 से शो करें, तो यानी कि हमारा जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है यानी 2n1 हो जाएगा। 2n1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब हमारा क्या है, देखो साइन R कितना है, 90 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे हमने बताया था 90 डिग्री का। और जो साइन I हो रहा है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, क्रांतिक कोण में। तो 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C अपॉन साइन 90। साइन 90 की जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C। अगर हम इसको उल्टा कर दें कि मतलब अगर ये जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1n2, जहाँ पे 1n2 क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, और 2n1 क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है। तो अगर हमारा जो प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो तो हमारा जो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष Ang इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका था क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपका जो हीरा है, हीरा आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, देखिए वायु के सापेक्ष जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक 2.4 होता है, यानी कि वायु से हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ठीक है। और हीरे और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 24 डिग्री का। तो जब प्रकाश की किरणें बाहर से जो हीरे में प्रवेश करती हैं, अब आपने देखा होगा हीरा जो होता है वो विशेष तरह से कटा हुआ होता है ना, उसका शेप देखा होगा आपने।
तो उसके जो होते हैं अंदर बहुत सारे सर्फेसेस होते हैं, बहुत सारे तल होते हैं। तो जब ये प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो उसका बार बार जो होता है परावर्तन होता है, ठीक है। और जब ऐसे किसी तल से प्रकाश की किरण टकराती है जहाँ पे उसका जो आपतन कोण है वो 24 डिग्री से कम हो जाता है, 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब जो ये प्रकाश होता है वो हीरे से बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब जो आपतन कोण है वो 24 डिग्री से कम हो जाएगा तो प्रकाश जो होता है वो हीरे से बाहर आने लगता है। और जब ये प्रकाश जो होता है वो हीरे के सभी तलों से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमें जो है हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब रेगिस्तान में गर्मी होती है तो पृथ्वी के तल के पास की जो वायु है वो ज़्यादा गर्म होगी और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाएगी वो क्या होगी, ठंडी होती जाती है, ठीक है। तो जब किसी पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो पृथ्वी की ओर की जो वायु है वो क्या है, वो गर्म है, यानी कि वो विरल है। तो जब वो विरल परतों से के कांटेक्ट में आती हैं तो प्रत्येक परत पर जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटती जाएगी। दूर हटती जाएगी तो आपतन कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब किसी भी परत पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो इस किरण का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दशा में आपको पता है कि किरण फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहाँ से वो आई होती है। और ऊपर की परतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, सघन होती हैं, ठीक है। ऊपर की ओर परतें जो होती हैं वो सघन होती हैं, तो ऊपर की ओर उड़ती हुई किरणें जो होती हैं अभिलंब की ओर झुकती जाएंगी। विरल से जब सघन में जा रही हैं तो वो अभिलंब से झुकती जाएंगी। और जब जो होता है किरण जो होता है प्रवेश करती हैं उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें जो होते हैं पृथ्वी के नीचे आ रही हैं और हमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती दिखाई देगी तो हमें ऐसा लगेगा कि पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसे ही हम मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से आप ये है ठंडे देशों में मरीचिका भी बनती है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप हमें बता दीजिएगा, गूगल मीट के थ्रू हम आपको ये भी समझा देंगे। तो ये आपका अपवर्तन टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके, बाय।